हैदराबाद में रहने वाले एक एक्स आर्मी ऑफिसर गुरुमूर्ति ने अपनी वाइफ को जान से मारा और जान से मारने के बाद उनकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करे और टुकड़ों को जो प्लास्टिक की बाल्टी होती है पेंट वाली उसके अंदर डाला और उस बाल्टी में पानी गर्म करने वाली रॉड लगा करके उन सभी टुकड़ों को उबाला और उबालने के बाद मिक्सी में ग्राइंड करके अपने टॉयलेट में फ्लश कर दिया। पर आखिर उसने इतनी बेरहमी से अपनी वाइफ को क्यों मारा, आइए जानते हैं इस बारे में। गुरुमूर्ति जो था वो हैदराबाद के मीरपेट इलाके में रहता था और उसके साथ उसका पूरा परिवार रहता था। उसके परिवार में टोटल 4 जने थे, वो, उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे। उसकी जो बीवी थी उसका नाम था वेंकट माधवी और गुरुमूर्ति की शादी जो थी 2012 में माधवी के साथ हुई थी। और गुरुमूर्ति को ये लगता था कि वो अपने परिवार को सही से समय नहीं दे पाता है, जिसके लिए 2020 में गुरुमूर्ति ने अपनी आर्मी की जॉब छोड़ के DRDO में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना शुरू कर दिया। और जब गुरुमूर्ति ने अपनी आर्मी की जॉब छोड़ी उसके बाद उसके ससुराल वाले थे उनसे काफ़ी ज़्यादा अनबन होना शुरू हो जाती है और उनके बीच में जो बातचीत होती है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है और वो अपने ससुराल आना जाना भी बंद कर देता है और यहाँ तक कि अपने ससुराल वालों से बात करना तक बंद कर देता है। लेकिन जो माधवी होती है वो डेली अपने घर पे बात करती थी अपने पेरेंट्स से, मगर 16 जनवरी 2024 को जो माधवी होती है वो अपने पेरेंट्स को कॉल नहीं करती। और इसके बाद 17 तारीख आती है, फिर 18 तारीख आती है। जब माधवी के पेरेंट्स देखते हैं कि माधवी का वहाँ से कॉल नहीं आ रहा तो माधवी के पेरेंट्स अपनी तरफ से कॉल करने की कोशिश करते हैं और माधवी उनका कॉल नहीं उठाती। तो जो माधवी के पेरेंट्स होते हैं वो गुरुमूर्ति से तो बात किया नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो गुरुमूर्ति को कॉल नहीं मिलाते। वो सीधा जो गुरुमूर्ति के चाचा होते हैं उनसे पता करते हैं। तो गुरुमूर्ति के चाचा बताते हैं कि माधवी और गुरुमूर्ति की 16 तारीख को लड़ाई हो गई थी। जो माधवी थी वो गुरुमूर्ति से इस बात पे लड़ रही थी कि उसे पोंगल का त्यौहार अपने पेरेंट्स के साथ बिताना है और जो गुरुमूर्ति था वो नहीं चाहता था कि माधवी बच्चों को लेकर के और खुद भी उसके ससुराल जो है जाए। और इसी बात से गुस्सा होकर के माधवी वहाँ से घर छोड़ के चली गई। जिसके बाद 18 ही तारीख को जो माधवी के पेरेंट्स होते हैं वो माधवी के घर के पास आते हैं और वहाँ आने के बाद वो पास ही के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं और वो बताते हैं उनकी जो बेटी है उसका किसी भी तरीके से कोई भी पता नहीं लग रहा है, ना ही उसका कॉल लग रहा है। और इसके बाद पुलिस जो होती है वो मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करती है और फिर वो गुरुमूर्ति से भी इस बारे में पूछताछ करती है और वो इससे ये भी बोलती है कि तुमने अभी तक मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई। तो गुरुमूर्ति बताता है कि उसे लगता है कि उसकी जो वाइफ है वो अपनी किसी फ्रेंड के घर चली गई है और उसका जो है ससुराल जाने की वजह से झगड़ा हुआ था। और इसके बाद जो गुरुमूर्ति होता है वो अपने चाचा को बताता है कि पुलिस जो है माधवी को कितना भी ढूंढने की कोशिश कर ले वो माधवी का पता नहीं लगा सकती। गुरुमूर्ति का चाचा होता है वो गुरुमूर्ति से पूछता है क्यों, ऐसा क्या हुआ। तो गुरुमूर्ति बताता है कि उसने माधवी को जान से मार दिया है और उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया है। यह सुन के जो गुरुमूर्ति का चाचा होता है वो पुलिस के पास जाता है और इस बारे में सब कुछ बता देता है, क्योंकि उसको ये डर था कि अगर पुलिस को कहीं से भी इस बारे में पता चला कि जो है गुरुमूर्ति ने ही माधवी को मारा है और इस बारे में उसके चाचा को भी पता है तो पुलिस उसको भी अरेस्ट करेगी। इस डर से वो जाकर के सारी बात पुलिस को बता देता है। फिर पुलिस गुरुमूर्ति को पकड़ती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है और पूछताछ के दौरान गुरुमूर्ति बताता है कि हाँ उसने माधवी को जान से मार दिया है और उसने ये सब इसलिए करा क्योंकि वो अपनी वाइफ को उसके मायके नहीं जाने देना चाहता था। वो सबसे पहले 14 तारीख को अपनी वाइफ के साथ और अपने बच्चों के साथ अपनी बहन के घर जाता है और वहाँ जाने के बाद अपने दोनों बच्चों को वहीं छोड़ देता है और 15 तारीख को गुरुमूर्ति माधवी के साथ वापस अपने घर पे आता है और घर पे आने के बाद इन दोनों में वापस से कलेश हो जाता है इस बात को लेकर के कि जो माधवी है वो अपने घर नहीं जाएगी। और इसी बीच में गुरुमूर्ति जो होता है वो माधवी का सर को पकड़ के दीवार पे बहुत जोर से मारना शुरू कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद गुरुमूर्ति माधवी के शरीर को बाथरूम में ले जाता है और वहाँ ले जा करके उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करता है और टुकड़े करके उन्हें एक प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर डालता है और उस बाल्टी में एक रॉड भी लगाता है जिससे पानी गर्म किया जाता है और फिर उन मांस के टुकड़ों को उबलने के लिए छोड़ देता है। ऐसा वो कई बार ही करता है और फिर उस मांस के टुकड़ों को जो है मिक्सी में ग्राइंड करता है और उसके बाद उसे बाथरूम में फ्लश कर देता है और जो हड्डियाँ होती हैं उनको मांस से अलग करके उसे गैस पे भूंजने के लिए छोड़ देता है और फिर उसके बाद उनको पीस करके उनका पाउडर बना करके उन्हें भी फ्लश कर देता है।
और जो बॉडी के बचे हुए हिस्से होते हैं उन्हें पन्नी में डाल करके अपने घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर एक झील में जा करके फेंक के आता है। और इसके बाद गुरुमूर्ति मार्केट जाता है और वहाँ से फिनाइल की बोतल लेकर के आता है और उस फिनाइल से वो पूरे घर की सफाई बिल्कुल अच्छे से करता है ताकि किसी भी तरीके का कोई भी सबूत ना मिले। और फिर इसके बाद गुरुमूर्ति अपनी बहन के घर जाता है और वहाँ से अपने दोनों बच्चों को ले करके अपने घर वापस आता है। और जब बच्चे ये पूछते हैं कि मम्मी कहाँ है, तो वो अपने बच्चों से बोलता है कि वो अपनी सहेली के घर गई है कुछ दिनों के लिए त्यौहार मनाने के लिए और वो वापस आ जाएंगी। और इसके बाद पुलिस गुरुमूर्ति के घर जाती है और वहाँ पे जो बाल्टी होती है जिसमें जो बॉडी के पार्ट्स थे उन्हें बॉईल किया गया था वो, और साथ में पानी गर्म करने वाली रॉड और जो चूल्हा था जिसके ऊपर हड्डियों को सेका गया था, उन सबको उठा करके अपने साथ फॉरेंसिक लैब में ले जाती है। और इसके बाद भी पुलिस के हाथ में किसी भी तरीके का कोई भी क्लू नहीं लगता कि जिसके थ्रू ये पता लगाया जा सके कि माधवी का कत्ल जो है वो गुरुमूर्ति नहीं करा है। और फिर पुलिस उस प्लास्टिक की थैली का पता लगाना शुरू करती है और फिर पुलिस को झील में से एक मांस का छोटा सा टुकड़ा मिलता है जिसके थ्रू ये पता चलता है कि वो इंसान का मांस है और वो जो मांस था वो माधवी का ही था। इसके बाद पुलिस गुरुमूर्ति को अरेस्ट करती है और उसके ऊपर धारा 302 के तहत मुकदमा चलता है और अभी जो गुरुमूर्ति है वो जेल के अंदर बंद है। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।